चलो बिहार बोर्ड 12th क्लास, आर्ट, कॉमर्स और साइंस सभी विषय के लिए जितना भी फैकल्टी है, समझ गया ना, तुम्हारे इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी होगा। और अभी आज हम तुमको हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में गद्य खंड जो है उसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, उससे क्या तुम लिख सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, चैप्टर है उसने कहा था, कहानी शीर्षक का सारांश लिखे। उसने कहा था कहानी शीर्षक का क्या लिखे, सारांश लिखे, या लाहना सिंह का चरित्र चित्रण के। सबसे पहले सुनो क्या बोल रहा है, उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे, लाहना सिंह का चरित्र चित्रण करे। उसने कहा था कहानी आया या लाहना सिंह आया, अगर एक चीज याद है तुमको तो वही चीज लिखना। इस कहानी का जो शुरू होता है, ये कहानी जो लिखा है कौन लिखा है पता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। ठीक है, यह कहानी तब शुरू होता है जब एक लड़की टांगे के नीचे आ जाती है तो उसको क्या करता है, लाहना सिंह उसे बचाता है। तो वो 7-8 वर्ष का था। तो लाहना सिंह उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हारा कुमाई हो गया है। कुमाई का मतलब होता है मंगनी। तो उन्होंने 2-3 बार जवाब नहीं दिया और एक बार बोला हट तेरी कहाँ हो गया है। थोड़ी देर के लाहना सिंह उदास हो गया। समय की प्रक्रिया आगे चलती रही, समय की प्रक्रियाएं आगे चलती रही। धीरे धीरे क्या हुआ, 25 साल वैसे ही बीत गया। ठीक है, और लाहना सिंह का क्या हुआ, लाहना सिंह का भी शादी हो गया। किसका, उस महिला जो लड़की थी वो उसका भी शादी हो गया, समझे ना। अब लाहना सिंह बन गया क्या, सिख राइफल 77 के जमादार बन गया। ठीक है, और लड़की का जो पति था वो सूबेदार था। क्या नाम था उसका, क्या नाम था, हजारा सिंह। वो लड़की सूबेदारनी बन गई, सूबेदार का पत्नी सूबेदारनी होती है, तो वो बन गया क्या, हजारा सिंह था उसका पति का नाम। एगो बेटा था बौधा सिंह। क्या था, बौधा सिंह। कौन था, बौधा सिंह था ना। एक दोस्त उसका था बजारा सिंह। कहानी हम डिटेल में बता रहे हैं तुमको, ये सुनेगा ना तो एक बार तुम्हारा माइंड में आ जाएगा ये चीज था उस कहानी में। ये सब जर्मनी लड़ाई करने के जाता है। कहाँ जाता लड़ाई करने के लिए, जर्मनी है ना, झूठ मत बोलना, जर्मनी होगा। जर्मनी लड़ाई करने के लिए जाता है। तो लड़ाई करने के लिए जाने से पहले सूबेदार जो होता है ना, तो सूबेदार के अंदर का 30, 40, 50 फौज होता है, वो सब उसी के साथ जाता है। क्या करता है, उसी के साथ जाता है। धीरे धीरे क्या किया ना, जब वो गया अपने सूबेदार के पास, कौन गया के पास, कौन गया, लाहना सिंह। जब लाहना सिंह सूबेदार के पास गया तो उस लड़की को देखा। जब उस लड़की को देखा तो उसे पुराने बातें याद आने लगा, समझ गया ना, तो क्या क्या हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी उस समय बचपन में। तो लड़की भी पहचान गई, उसके लिए कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन जब वो लाहना सिंह जाने लगा तो सूबेदार नहीं बोलती, वो लड़की जो महिला बन चुकी है, उसको शादी हो चुका है, अब सूबेदार नहीं बन चुकी है। तो उन्होंने कहा लाहना सिंह तुम मेरा एक वचन निभाना, एक वादा करो। तो लाहना सिंह बोला क्या, तो उन्होंने कहा कि हमें एक वचन दो कि हमारे पति और बेटा का तुम रक्षा करोगे युद्ध में। तो लाहना सिंह ने हाँ कर दिया। ठीक है, इस लड़ने के लिए चला गया। अब युद्ध हो ही नहीं रहा था, ठंड का मौसम था, बर्फ गिर रहा था। ठीक है, तो लाहना सिंह बोलता है हजारा सिंह से, अगर इस तरह से युद्ध का जय घोष नहीं होगा और बर्फ ही गिरता रहा तो मरने के बाद 1 गज मुरब्बा भी नहीं मिलेगा। मुरब्बा का अर्थ होता है 1 गज जमीन। क्या होता है, 1 गज जमीन। इसी में एक कहानी है जो लाहना सिंह और बजारा सिंह और हजारा सिंह बैठा रहता है उस सब फौज में। तो बोलता है बिना दौड़े घोड़ा और बिना लड़े सिपाही कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, युद्ध का जय घोष होता है, नगारा बजता है, युद्ध शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से गोलीबारी चलना प्रारंभ हो जाता है। अब जब गोलीबारी चलता है तो लाहना सिंह देखता है जो हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बौधा सिंह सब आगे में लड़ रहा है। इन्होंने तो सूबेदार ने से वचन दिया है उनको बचाने का, तो ये आगे चला गया। बहुत सैनिक को मारा, मारने के बाद एक गोली इसको भी लग गया। और जब एक गोली इसको लग गया तो ये मूर्छित होकर गिर गया और इसके सामने पूरे धुंधले धुंधले से छा गया। पुरानी बातें इसमें उसको याद आने लगा, अपनी ज़िंदगी की कहानी
वो लड़की से मिला, ये सब उन्हें याद आने लगा। समझ गया ना। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने कहा किससे, सूबेदार से, हजारा सिंह से, जो आप सूबेदारनी को बोल दीजिएगा जो हम लाना सिंह था ना, लाना सिंह जो वादा किया था वो निभा गया। ठीक है। अब इस कहानी में जितना भी प्रश्न आएगा तुम आराम से सोच कर बना सकता है। पूरे कहानी को डिटेल से बता दे। समझ आया कहानी? हाँ या ना? समझ गया बात ना? अगला तुम्हारा जो है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना झूठन का सारांश लिखे, या झूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना झूठन का सारांश लिखे, या झूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। तो झूठन जो लिखा है शीर्षक वो ओम कौन लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसमें एक गरीब वर्ग का चित्रण किया गया है। इसमें एक गरीब लड़का रहता है जो पढ़ना चाहता है, समझ गया ना, लेकिन बहुत गरीब रहता है। क्या रहता है? बहुत गरीब रहता है। उसे खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं रहता है। रोज खटने के बाद उसे कुछ खाने को मिलता है, वो भी खाना जो मिलता है वो झूठन के रूप में मिलता है। समझ गया? हर साल रोजी रोटी करने के बाद, बड़े घरों में काम करने के बाद उसे 20 से 22 किलो ही चावल मिलता है या अन्न मिलता है। चावल गेहूं जो मिले, अन्न मिलता है। एक दिन वो 9वीं क्लास में था। किसमें था? 9वीं क्लास में। तो उनका माँ एक दिन उन्हें बुलाने गया। जब बुला के आया तो भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड के समीप एक बैल मरा हुआ था। तो वो लड़का बैल को कन्हा पर लेकर, बैल को चमड़ी कन्हा पर लेकर आ रहा था। तो उसे बहुत शर्म महसूस हो रहा था। वो अपने आप को बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। दोस्त लोग भी उसे निंदा कर रहे थे, ये तुम क्या काम करते हो। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, शासक वर्ग वादे करते हैं, लेकिन असहाय और गरीब उनका ध्यान नहीं जाता है। तो समाज का जो परिदृश्य है, राज्य और देश का जो परिदृश्य है, उसके बारे में शीर्षक में स्पष्ट किया गया है। जो एक गरीब मजदूर असहाय, लाज लज्जित होने के बावजूद भी उसे भोजन के रूप में झूठन ही प्राप्त होता है। उन्हें सही शिक्षा, उन्हें सही समय पे भोजन, वस्त्र, घर कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब हमको बताओ, इतना समझने के बाद कुछ समझ आया या नहीं आया? इस कहानी में, इस कविता में, इस गद्य में जो है, गद्य है ना, इस गद्य में जो शीर्षक है झूठन, इसमें इतना ही कहानी है। अब तुम इसको जितना भी इसका क्वेश्चन बना के तुम्हारे पास दे देगा, ये कहानी सुनने के बाद तुम उसको बना देगा। बात समझ रहा है? समझ आया? अगला है तुम्हारा बातचित निबंध का सारांश लिखे। बातचित निबंध का सारांश लिखे। अब बातचित निबंध आप बोलता है सारांश लिखने के लिए, तो किसी भी चीज को हम व्याख्या के साथ बता रहे हैं, कहानी से बता रहे हैं। जैसे तू सुनेगा तो फिल्म हो रहा है, फिल्म चल रहा है, हमें आप सीरियल देख रहे हैं या कुछ कहानी देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं अपने खुद, लगता है ना सुनने के बाद। अब बातचीत जो है वो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। वो हिंदी साहित्य में बहुत बड़े विद्वान थे, समझ गए ना। कहा जाता है जो हमें, तुम्हें या किसी को भी, मानव जाति को ईश्वर के द्वारा सबसे बड़ा उपहार जो दिया गया हुआ है वाणिज्य। क्या है? वाणी। क्या है? वाणी है। अगर वाणी तुमको नहीं रहता, बोलने का शक्ति नहीं रहता, संप्रेषण करने का शक्ति नहीं रहता, एक दूसरे को दुख दर्द में हम शामिल नहीं हो सकते थे। क्योंकि यदि कोई किसी को नहीं बताएगा दुख दर्द, तो उसका सहायता कोई नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है, जो हम अन्य जीव जंतुओं पशुओं से यदि भिन्न है, तो उनकी भिन्नता का जो एक प्रमुख कारण है जो हमारे बोलने की शक्ति। हाँ, हम अपने लोगों के आवाज़ को सुनने की शक्ति, उनके बातों को समझने की शक्ति। तो बिना वाणी, बिना बातचीत मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक नेता आता है, अपने बोली के माध्यम से, अपने बातचीत के माध्यम से, अपने काबिलियत के माध्यम से तुम्हें आकर्षित करता है,
कि नहीं करता है। और आकर्षित करने के बाद वो अपने बातों को तुमसे मनवा लेता है और अपने पक्ष में वोट करवा लेता है। तो वाणी कितना महत्व समझ सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए हजारों से हजारों, लाखों से लाखों आदमी भीड़ जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बातचीत और संप्रेषण का माध्यम ही उतना मजबूत है कि लोग खींचे चले आते हैं। एक शिक्षक के द्वारा यदि तुम्हें समझाया जाता है तो बातचीत का ही माध्यम है, संप्रेषण का ही माध्यम है, बोलने का तरीका का ही माध्यम है, जो तुम्हें सुनने में अच्छा लगता है और अधिक से अधिक रुचि लेकर समझता है और सोचता है। कोई भी दुनिया का कार्य हो बिना बातचीत का नहीं हो सकता है। तो बातचीत का एक मानव के जीवन में क्या महत्व है समझ गया होगा। इससे रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब देना। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत है? अगला जो प्रश्न है तुम्हारा चौथा नंबर, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्ति विचारों को प्रस्तुत करे। तो अर्धनारीश्वर जो लिखा है वह कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। वह एक बड़े गद्यकार कवि थे, कविता भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, समझ गया ना। बहुत सारे हिंदी के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है। अलग अलग कभी हम तुमको राइटर के बारे में, जो लेखक है उनके बारे में भी जीवनी बताना पड़ेगा। हिंदी में आता है कभी कभी, कब किनका जहाँ जन्म हुआ था ना, कौन सी किताब लिखी है, ये सभी बताएंगे। तो अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती के रूपों का चर्चा किया गया है। हिंदू धर्म में शिव और पार्वती को एक फोटो तुम भी देखा होगा, एक प्रतिमा देखा होगा जिसमें आधा शिव आधा पार्वती का फोटो आता है। कहने का तात्पर्य एक मनुष्य या एक मानव, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, जब तक वो एक दूसरे को नहीं समझेगा, एक दूसरे को इज्जत नहीं करेगा, एक दूसरे को मान मर्यादा में नहीं समझेगा, तब तक ये दुनिया, ये संसार सफल या परिवार सफल से नहीं चल सकता है। चलेगा? या स्त्री बिना दुनिया अधूरा है तो पुरुष बिना भी दुनिया अधूरा है। बात समझ आना। कभी कभी जब पढ़ाए तो सुना करो, बातचीत कम करो, समझ गया ना। जब बोलने का समय देते हैं तब तो बोलो। अब एक पुरुष यदि अपने में स्त्री का गुण धारण कर ले, क्या करे? स्त्री का गुण धारण कर ले तो क्या वो लज्जा का भाव करेगा? नहीं, उनमें लज्जा का भाव नहीं आएगा, बल्कि वो स्वाभिमानी हो जाएंगे। क्योंकि महिलाएं या स्त्री के पास दया, सहिष्णुता, कोमलता ये सब आती है। बात समझ गया ना। ये सब आती है। तो ये अगर कोमलता, दया भावना पुरुष में आ जाए तो ये पूर्ण हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। अभी बहुत को मजाक लगता होगा हम पढ़ाते हैं तो, समझ गया ना। अभी मजाक लगेगा लेकिन 5 साल के बाद हमें याद करेगा तुम। ये लाइव हम बोल रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहा है। 5 साल के बाद मेरा नाम लेना, अभी कुछ नहीं पता चलेगा। मार्क क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है 10वीं और इंटर में, वो पता चलेगा बाद में। समझ गया बात ना। तो एक पुरुष और एक नारी ही दुनिया संसार के रचयिता है और दुनिया उन्हीं पर निर्भर है। समझ गया ना। तो अर्धनारीश्वर में एक पुरुष और स्त्री का रूपों का चर्चा किया गया है, उनके संबंधों का चर्चा किया गया है, जैसे शिव और पार्वती के रूप। ये लमसम क्वेश्चन सभी को पता होगा। बात समझ गया ना। कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? का सारांश लिखे। ओ सदा नीरा पाठ में आए नौका विहार प्रसंग का वर्णन करे। एक ही क्वेश्चन है, 2014, 10 और 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा यह ओ सदा नीरा पाठ लिखा गया है। ठीक है, निबंध जो है वो लिखा गया है। चंपारण में गंडक नदी के पावन धरती के बारे में इस निबंध में चर्चा किया गया है। गंडक नदी के कारण कुछ समय पहले चंपारण बहुत खुश था, क्योंकि पानी के माध्यम से वो अपने सिंचाई, कृषि, मवेशी, जीव जंतु आदि की प्यास को मिटाता था, खेती में सुलभ होता था। समय बीतता गया, जनसंख्या बढ़ता गया। गौर से सुनो, समय बीतता गया, जनसंख्या बढ़ता गया,
लोग पेड़ पौधे को काटना प्रारंभ कर दिए, जलवायु परिवर्तन भी होने लगा। लोग अपने आवश्यकताओं के अनुसार घर बांधने के लिए नदियों के मुहाने को भरने लगे, खेती उपज करने के लिए नदियों के मुहाने को भरने लगे। अब हमें बताओ, नदी के मुहाने को भरने का मतलब क्या है? नदी के अंदर गंदगी को डालना। यदि एक गिलास पानी तुम्हारे पास है तो जितना एक गिलास पानी में, गिलास में कुछ ना रहे और तुम पानी गिलास में डाल दो तो उतना पानी होगा। अगर तुम उसमें आधा बालू डाल दो, उसके बाद पानी दो, उतना पानी हटेगा? उसमें नहीं हटेगा ना। उसी तरह से नदी जब पूरे साफ था तो खुशहाल था, पानी ज़्यादा भी आए, बाढ़ भी आने की संभावना पे वो पानी अपने पास इकट्ठा कर लेता था। लेकिन अब क्या हुआ, जो उस नदी के मुहाने को भर दिया गंदगी से। अब जब गंदगी से भर दिया उसको तो उसका मुहाना छोटा हो गया और उत्तर हिमालय तराई के क्षेत्र से पानी जो आता है वो गंडक नदी में भर जाता है और भरने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खेत पथार में पसर जाता है, जिससे क्या होता है, जो वहाँ अधिक से अधिक माल जाल का क्षति होता है, किसान को तंगी होता है। लोग जैसे ही उस बाढ़ से सुरक्षित होकर फिर नया जीवन प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं, 6 माह के भीतर फिर वो नदी एक तूफान रूप धारण करके फिर बाढ़ के रूप में आता है। इसीलिए कहा गया गंडक अब चंपारण के लोगों के लिए अभिशाप साबित हो गया। ठीक है, बात समझ आए ना? कोई दिक्कत है इसमें? का सारांश लिखे। ओ सदा नीरा पाठ में आए नौका विहार प्रसंग का वर्णन करे। एक ही क्वेश्चन है, 2014, 10 और 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा यह ओ सदा नीरा पाठ लिखा गया है। ठीक है, निबंध जो है वो लिखा गया। चंपारण में गंडक नदी के पावन धरती के बारे में इस निबंध में चर्चा किया गया है। गंडक नदी के कारण कुछ समय पहले चंपारण बहुत खुश था, क्योंकि पानी के माध्यम से वो अपने सिंचाई, कृषि, मवेशी, जीव जंतु आदि की प्यास को मिटाता था, खेती में सुलभ होता था। समय बीतता गया, जनसंख्या बढ़ता गया। गौर से सुनो, समय बीतता गया, जनसंख्या बढ़ता गया, लोग पेड़ पौधे को काटना प्रारंभ कर दिए, जलवायु परिवर्तन भी होने लगा। लोग अपने आवश्यकताओं के अनुसार घर बांधने के लिए नदियों के मुहाने को भरने लगे, खेती उपज करने के लिए नदियों के मुहाने को भरने लगे। अब हमें बताओ, नदी के मुहाने को भरने का मतलब क्या है? नदी के अंदर गंदगी को डालना। यदि एक गिलास पानी तुम्हारे पास है तो जितना एक गिलास पानी में, गिलास में कुछ ना रहे और तुम पानी गिलास में डाल दो तो उतना पानी होगा। अगर तुम उसमें आधा बालू डाल दो, उसके बाद पानी दो, उतना पानी हटेगा? उसमें नहीं हटेगा ना। उसी तरह से नदी जब पूरे साफ था तो खुशहाल था, पानी ज़्यादा भी आए, बाढ़ भी आने की संभावना पे वो पानी अपने पास इकट्ठा कर लेता था। लेकिन अब क्या हुआ, जो उस नदी के मुहाने को भर दिया गंदगी से। अब जब गंदगी से भर दिया उसको तो उसका मुहाना छोटा हो गया और उत्तर हिमालय तराई के क्षेत्र से पानी जो आता है वो गंडक नदी में भर जाता है और भरने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खेत पथार में पसर जाता है, जिससे क्या होता है, जो वहाँ अधिक से अधिक माल जाल का क्षति होता है, किसान को तंगी होता है। लोग जैसे ही उस बाढ़ से सुरक्षित होकर फिर नया जीवन प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं, 6 माह के भीतर फिर वो नदी एक तूफान रूप धारण करके फिर बाढ़ के रूप में आता है। इसीलिए कहा गया गंडक अब चंपारण के लोगों के लिए अभिशाप साबित हो गया। ठीक है, बात समझ आए ना? कोई दिक्कत है इसमें? सिपाही की मां एकांकी का सारांश लिखे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिपाही की मां एकांकी का सारांश लिखे। समझ गया इतना? अब सिपाही की मां वाली बात है इसमें। तो ये जो कहानी लिखा है, निबंध, यह जो निबंध एकांकी जो लिखा है वह है मोहन राकेश जी का रचना। सिपाही कौन लिखे हैं? मोहन राकेश जी। यह एक मध्यम वर्ग की माँ, बेटी और बेटा के संबंध को दर्शाता है। समझ गया? बिस्नी माँ है, कहानी डिटेल में बता। बिस्नी माँ है, मुन्नी बहन है, मुन्नी है ना, और मानू बेटा है। समझ गया? तो क्या होता है, जब वो बड़ा होता है तो उनके घर में कमाने वाले कोई नहीं रहते, गरीब फैमिली है, मध्यम वर्ग का।
बहन शादी करने वाली हो गई है तो उन्हें फौज में भर्ती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फौज में भर्ती हो जाते हैं और भर्ती होने के बाद तो वहीं रहते हैं। बहन और माँ डाकिया का इंतजार करती रहती है जो कब मेरा बेटा सिपाही मानू का, मनु है ना, मानू माना का, तो फिर जब बोले तो काहे ने बोली? तुम सबका तो बड़ा बीमारी है इतना पे।